अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज हमें प्रोग्राम के आगाज़ में बात करनी है महंगाई पर। और महंगाई जो है वो यूरोप में भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। अशिया खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो आम आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। और यही वजह हमें दिखाई दे रही है कि यूरो जोन में जो ममालिक मौजूद हैं उनमें महंगाई की जो शरह इस वक्त बताई जा रही है वो 9.6% तक पहुंच चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो रूस और यूक्रेन के माबैन जंग चल रही है यूक्रेन की सरजमीन पर, ये भी खुराक की कीमतों की बढ़ने की वजह बन रही है। और साथ ही साथ तवानाई की कीमतों में भी जो इजाफा है वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोपीय ममालिक का जो ज़्यादातर तवानाई के हवाले से बात करें तो उनका इन्हिसार यूक्रेन और रशिया के ऊपर था। लेकिन अब रशिया पर चूँकि बहुत सारी पाबंदियाँ खुद यूरोपीय ममालिक लगाना चाह रहे हैं, लगा भी चुके हैं, इस इन्हिसार को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई खातिर खा कामयाबी उन्हें हासिल हो नहीं रही है। अब क्या हल निकाला जाए, इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बिजली बहरान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आगे चलकर गैस बहरान इन ममालिक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मज़ीद क्या बहरान जन्म ले सकते हैं इस तवानाई बहरान से रिलेटेड, और क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें इजाफा हो सकता है, जिनकी कीमतें जो हैं आवाम को और ज़्यादा परेशान कर सकती हैं यूरो जोन के अंदर, इस पर बात करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। तौसीफ ज़मान साहब हमारे मुआशियात हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे। रिपोर्ट देखिए पहले। यूरोप में महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। यूरोप ममालिक में सालाना अफराते ज़र 8.6% से बढ़कर 9.6 से भी तजावुज कर गई है। ऑस्ट्रेलिया में गुज़िश्ता माह सालाना अफराते ज़र 8.7% के साथ 47 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बायस बरतानिया में एक माह के दौरान महंगाई की शरह 9.1% से बढ़कर 9.4% तक पहुंच गई, जो 40 बरसों में सबसे ज्यादा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक बरतानिया में मुसलसल 9 माह से महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि महंगाई की शरह मौसम ग़िज़ा तक 11% तक पहुंच जाएगी। बरतानिया में पेट्रोल की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 42% और खुराक की कीमतों में तकरीबन 10% तक इजाफा हुआ है। इन अदाद-ओ-शुमार ने तजियाकारों के इन खदशात की भी तायद की है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगस्त की पॉलिसी मीटिंग में सूद की शरह में मजीद 50 पॉइंट इजाफे पर गौर कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये 1995 के बाद सबसे बड़ा इजाफा होगा। गुज़िश्ता माह बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से शरह सूद को 1% से बढ़ाकर 1.25% कर दिया गया था, जो 13 साल में सबसे बुलंद सतह है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान शरह सूद में 5 बार इजाफा किया जा चुका है। यूरोपीय मुल्क स्पेन में भी 37 साल बाद अफराते ज़र का इंडेक्स 10% से तजावुज कर गया। 1985 के बाद पहली बार महंगाई 10.2% के साथ बुलंद तरीन सतह को छू रही है। स्वीडन में महंगाई 7.2% से बढ़कर 8.1% तक पहुंच चुकी है और अफराते ज़र की ये शरह गुज़िश्ता 30 साल में सबसे ज्यादा है। यूरोप में बढ़ती हुई महंगाई एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब हालिया महीनों में यूक्रेन में जंग की वजह से बुनियादी अशिया खुसूसन खुराक और तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि यूक्रेन से अनाज की बरामदात रुक गई है। इस वक्त मगरबी ममालिक रूसी तेल पर इन्हिसार कम करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। आलमी मंजरनामे पर रूनमा होने वाली तब्दीलियों के बायस यूरो जोन के मुल्क एस्तोनिया में सबसे तेजी से महंगाई में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता माह सालाना अफराते ज़र की शरह 22% तक पहुंच गई, जिसके बाद दूसरे नंबर पर लिथुआनिया है, जहां अफराते ज़र 20.5% और लिटविया में 19.2% रही, जबकि रवां साल जून में सबसे कम अफराते ज़र माल्टा में 6.1%, फ्रांस में 6.5% और फिनलैंड में 8.1% रही। महंगाई की शरह कहाँ कितने फीसद रही है ये तो आपने जाना, लेकिन महंगाई की शरह बढ़ती क्यों जा रही है, इसी पे बात करेंगे। जी तौसीफ ज़मान साहब मेरे साथ स्टूडियो में है, माहिर मुआशियात हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, आज आप हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमारे स्टूडियो में ख़ास तौर पर मौजूद हैं। अच्छा तौसीफ साहब, एक बात, महंगाई जो है ज़ाहिर है हम बहुत अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, इसका बराह रास्त जो ताल्लुक़ होता है वो पेट्रोलियम मसनूआत से तो होता ही है। लेकिन अभी जब हम बात करते हैं यूरोपीय ममालिक की, तो उनको रूस से पेट्रोलियम मसनूआत नहीं मिल रही हैं, तेल नहीं मिल रहा है, लेकिन यूक्रेन से अनाज भी नहीं मिल रहा है।
تو یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ ہم کس کو قرار دیں؟ جو روس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کو، یا جو یوکرین کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے اس جنگ کی وجہ سے اناج اور کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچ پا رہی ہیں اس کو، اس کی وجہ سے دونوں چیزیں ہیں جی. اٹس اے کمپلیکس سچویشن. اس سے پہلے جو انفلیشن آ رہی تھی یا جو مہنگائی ہو رہی تھی اس کی وجہ کووڈ تھی. کووڈ میں ویلیو چینز دنیا بھر میں آلریڈی ڈسٹرب ہو گئی تھی. ہم لوگوں دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ایئر ٹو ایئر بیسس پہ ہمیشہ ڈالر کی قیمت ہے وہ ہمیشہ بڑھتی ہی رہی ہے. اشیاء خورد و نوش کی چیزیں ہر سال مہنگی ہوتی رہی ہیں. قربانی کے جانور ہر سال مہنگے ہوتے رہے ہیں. لیکن ان ممالک کے لیے جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ سمجھا جاتا تھا کہ سال بسال وہ ایک ہی قیمت رہے گی اور اس میں چینجز نہیں آتی تھی. جو مشروبات کی قیمت تھی، جو پانی کی قیمت تھی، جو اشیاء خورد، ہمیشہ دے ور ویری ویری اسٹیبل. بہت ہی ہلکا سے کوئی فرق آتا تھا تو آتا تھا. پہلے کووڈ آیا تو امریکی عوام کو بھی اور یورپین عوام کو بھی ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا. اچھا چیزیں مہنگی بھی ہوتی ہیں، اور جب وہ اس شوق میں آئے تو اس کا ڈومینو امپیکٹ آیا جہاں پہ چیزیں مہنگائی کی شرح مسلسل بڑھنا شروع ہو گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ جو یورپ میں جب یہ جنگ آئی تو اس کے اوپر وہ بالکل بھی تیار نہیں تھے. ہم نے دو چیزیں دیکھی. ایک یوکرین میں کیونکہ جب جنگ آئی تو وہ گندم کی جو وہ تھی کاشت وہ نہیں کر سکے، لیکن ساتھ ہی ان کے پاس ملٹی ملین ٹن گندم کے جو ریسورس تھے وہ موجود تھے جو کہ جنگ کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک وہ لوگ جو کہ پہلے ہی سکتے کی حالت میں تھے عوام کے، اچھا اس طرح بھی ہو سکتا ہے مہنگائی ہو سکتی ہے. ساتھ ہی بیک ٹو بیک پہلے جب روس نے جب یہ یوکرین کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو وہاں سے جو اشیاء خورد و نوش کی ترسیل تھی وہ بالکل ہی رک گئی. جیسے ہی وہ رکی تو ان کی جو ویلیو چینز تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی. ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ہم روس پہ سینکشن لگائیں گے، ہم گیس نہیں لیں گے. اب یورپ کی آن این ایوریج جو ڈپینڈنسی ہے روس کے گیس پہ وہ کم از کم 50% ہے. امیجن کریں آپ کہ پاکستان میں 50% گیس جو ہے آنا بند ہو جائے تو ہمارے پوری کی پوری انڈسٹریل سیٹ اپ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی. ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی نیا تجربہ ہے جس سے وہ کافی سارے سرپرائز بھی ہیں، پریشان بھی، اور اس کے آلٹرنیٹیوز نہیں مل رہے. رینیوبل انرجی اٹس اے فیوچر ٹینس. کہیں اور سے گیس پائپ لائن لا کے بچھانا دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. سو دیٹ از ہاؤ دا تھنگز آر. جی ٹھیک ہے، لیکن اس ساری چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ آج ہم خاص طور پر مہنگائی پر بات کر رہے ہیں نا تو آصف صاحب، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 11 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس میں ایسا ہوا نہیں جیسا اب ہو رہا ہے کہ یورپی مرکزی بینک جو ہے اس نے پہلی بار شرح سود میں 0.5% اضافہ کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شرح سود بڑھا دینے سے فوری طور پر اشیاء ضروریہ جو ہے ان کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر خیر اس طرح سے ہمارے ملک میں تو آئے روز ہم سن رہے ہوتے ہیں جب بھی نئی پالیسی جاری ہوتی ہے بتایا جاتا ہے شرح سود میں اتنا اضافہ ہو گیا، اتنی کمی ہو گئی، تو عوام کو اس طرح سے ریاکٹ کرتے نہیں ہیں جس طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر کرتے ہیں. تو کیا یورپ میں بھی ایسا ہے؟ اگر شرح سود بڑھتی ہے تو لوگ ریاکٹ نہیں کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ تو مجبوری ہے؟ اس میں دو مختلف چیزیں جی. ایک تو جو یہ شرح سود میں اضافہ ہے 0.05%، یہ بہت ہی معصومانہ ہے. ہمارے یہاں شرح سود کی قیمت بڑھتی ہے تو 3%، 4% بڑھتی ہے. اس وقت کرنٹلی ہم 15% کے اوپر پلے اراؤنڈ کر رہے ہیں. اچھا اس سے ہم نے دیکھا کہ 15% شرح سود میں اضافے سے ہمارے یہاں مہنگائی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اسی طرح قائم دائم ہے. تو 0.05 شرح سود اضافے سے، اور یہ 0 پہ آئی ہے، 0.0 پہ اس وقت جو کھڑی ہوئی ہے شرح سود، جو کہ بہت ہی اس کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں آنے لگا. لیکن ایک اچھی چیز جو یورپ کی ہے وہ اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سمجھتے ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ان کے وزیر اقتصادی امور، وزیر خزانہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، گیس کی سپلائی نہیں آ رہی. جب نہیں آ رہی سپلائی تو اور گیس مہنگی ہو رہی ہے تو ہمیں آلٹرنیٹ سورسز سے مہنگی پڑی، یا تو آپ مہنگی ابھی لے لیں، ورنہ آپ ہی کے ٹیکسز سے جو پیسہ کلیکٹ ہوا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں، آپ کو سستا کر دیتے ہیں، لیکن وہ پیسے سبسڈی کہیں نہ کہیں آپ کو بعد میں جا کے دینی پڑے گی. تو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ برٹن میں یہ چیز جب ان کے اقتصادی امور اور خزانہ کے امور کے
वज़ीर ने ये चीज़ उन्हें समझाई तो उन्हें समझ में आ गई। जब उन्हें ये चीज़ समझ में आई, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर हमें प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा है तो फिर ऐसे ही है, जिसे बर्दाश्त करते हैं। मतलब वो समझ जाते हैं कि जी हुकूमत की मजबूरी है यहाँ ये करना, लेकिन उसकी वजह ये वो समझते इसलिए कि उन्हें समझाया जाता है, उन्हें बताया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, हम अगर एस्टोनिया की बात कर लेते हैं तो वहाँ हम ये देख रहे हैं कि तेज़ी से महंगाई में इजाफा हो रहा है ना सर। और गुज़श्ता महीने की बात करें तो जो सालाना अफरात ज़र है उसकी शरह 22% तक पहुँच चुकी है, ये इत्तलात वहाँ से आई। दूसरे नंबर पर लिथुआनिया है जहाँ अफरात ज़र 20.5% और लिटोविया में 19.2% बताई जा रही है। ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ममालिक हैं, इनके मुकाबले में ये जो ममालिक हैं जिनके मैंने अभी नाम बताए हैं नाजरीन को, यहाँ महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है? ऐसा क्या कर रहे हैं ये ममालिक? कहाँ इनकी गलती है, कहाँ इनकी हुकूमत की गलती है, कहाँ पॉलिसियाँ गलत हैं कि यहाँ महंगाई 22% तक चली गई? ये जी बेसिकली छोटे ममालिक हैं जहाँ पर इन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं है। मुख्तलिफ मखसूस शोबे हैं जिसके अंदर इनकी जो प्रोडक्शंस हैं, जिसकी वजह से इन्हें हर चीज़ अशिया खुर्दनोश वो इम्पोर्ट करना पड़ती है। जब वो इम्पोर्ट होती है, हर वो चीज़ जिसे ट्रक का पहिया लग गया, हर वो चीज़ जिसे वेसल लग गया, हर वो चीज़ जिसे जहाज़ लग गया, उसकी जो आपकी फ्यूल का इम्पैक्ट वहाँ तक पहुँचेगा। जब फ्यूल का इम्पैक्ट पहुँचेगा और लोग उसके लिए तैयार ही ना हो, उन्हें पता ही ना हो कि ये भी कोई चीज़ होती है, तो उसका डेफिनेटली एकदम इन्फ्लेशन बढ़ेगी। उसके बाद एक अगेन जो सिलसिला है कि अगर आवाम को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, अगर वो अपना बाइंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लें, बजाय स्टोरेज की तरफ जाने के अपनी बाइंग थोड़ी स्लो कर दें, तो उससे भी मेरे ख्याल है अफरात ज़र पे भी और जो प्राइसिंग जो है कंज्यूमर इंडेक्स की वो नीचे आ सकती हैं। ठीक है, अभी इसका ये कुछ तो इक़दाम तो आपने बताया कि अशिया ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतें किस तरह से नीचे आ सकती हैं। ज़ख़ीरा करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा तरीक़ाकार जो अपना है वो अगर तब्दील कर लें, बायर्स के हवाले से आपने कुछ कहा। लेकिन हुकूमतों को यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है? ख़ास तौर पे मैं चाहूँगी जो रशिया और यूक्रेन का मामला चल रहा है, ये जो यूरोप को पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से मुश्किलात का सामना है, तवानाई बहरान का सामना है, आगे कहा जा रहा है कि गैस का बहरान भी ज़ाहिर है जब मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फौरी तौर पर क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? इट्स अ नर्व्स ऑफ वॉर जी, वॉर ऑफ नर्व्स, कि जिसमें हम देखते हैं कि जो अमरीकी और यूरोपीय इत्तेहाद जो है वो ज़्यादा प्रिवेल करता है या रशिया ज़्यादा प्रिवेल करता है। जहाँ से ये जंग शुरू हुई थी वो बहुत सादा से थी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे नेटो की जो फोर्सेस हैं, आर्म्स वगैरह, उन्हें यहाँ पे ना रखें यूक्रेन में, जिससे हमें थ्रेट मिल रहा है। एज ए नेबर ये अगर निगोशिएट पहले चीज़ हो जाती तो ये मसला वहीं पे सेटल हो जाता। लेकिन ये कि जब वो चीज़ सेटल नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि यूक्रेन के बैक एंड पे वो ताकतें मौजूद हैं जो कि चाहती थी कि रशिया को प्रोवोक करें। उनका ख्याल था कि वो इसे मैनेज करेंगे। उनसे मिसकैलकुलेशन हुई रशियन ताकत से, उनकी जो मिसकैलकुलेशन हुई कि रशिया इसकी ना सिर्फ ये कि फ़ौजी तौर पे इस चीज़ को मैनेज करने के लिए तैयार है, बल्कि अगर वो इकनॉमिक सैंक्शंस पे लगाएंगे तो वो उस पर रिस्पॉन्स बैक करेंगे। इसी सूरत में हम देख रहे हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो यूरोपियन ममालिक हैं उनकी हुकूमतें बो डाउन कर रही हैं और वो रूबल में ख़रीदारी के ऊपर आमादा हो रही हैं। जहाँ पे रूबल जहाँ वो आमादा होती जा रही है, वहाँ पे उन्हें रशियन ऑयल जो है उसकी सप्लाई मिलती जा रही है। इवेंचुअली जैसे ही सर्दियों में दाखिल हुए तो उस वक्त गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाएगी। ऐसी सूरत में कोई ना कोई सेटलमेंट यूरोपियन ममालिक की तरफ से हो जाएगा और ये प्रिवेल नहीं कर सकता, क्योंकि जो आवाम का अगर आपने ख्याल रखना है, उनकी इंडस्ट्री का ख्याल रखना है, इकोनॉमी का ख्याल रखना है, तो आपको रशियन कंडीशंस को मानना ही पड़ेगा। और इस तरह से पाबंदियां लगाने से इनका अपना नुकसान हो रहा है और विषय का तो जो हो रहा है सो हो रहा है। बहुत शुक्रिया तौसीफ ज़मान साहब, स्टूडियो में आज आप तशरीफ़ लाए। माहिर माशियात तौसीफ ज़मान साहब की बातें आप सुन रहे थे। अक्सर हमारे साथ जब भी कोई इस तरह के मामला हमें मईशत को लेकर डिस्कस करना होता है तो हमें इनसे बेहतर शख्सियत, चूँकि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा तज्ज़िया पेश करते हैं और आपके सामने आज उन्होंने अपना तज्ज़िया पेश किया है। ख़ास तौर पर उनका कहना यह है कि जो मामला छिड़ा रशिया और यूक्रेन के दरमियान, इसे जहाँ संभाला जा सकता था, अगर संभाल लिया जाता तो आज यूरोप भर में ये सिचुएशन ना होती। लेकिन अफसोस की बात यह है नाज़रीन कि ये सिचुएशन सिर्फ यूरोप तक महदूद रहने वाली नहीं है, इसके साथ हम जैसे ममालिक पर भी आ रहे हैं। और अगर सिचुएशन अभी भी नहीं संभाली जाती है, ये जंग अभी भी नहीं रुकती है, तो ये सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। बहरहाल जी तौसीफ ज़मान साहब मौजूद थे, एक बार फिर से उनका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं। भारत की आज मुझे बात करनी है नाज़रीन आपसे, क्योंकि भारत में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ शहरियत छोड़ने वाले जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गुज़श्ता साल के दौरान
1,63,000 भारतीयों ने अपनी शहरियत तर्क कर दी। उनमें से अक्सरियत ने भारतीय शहरियत छोड़कर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, चीन और पाकिस्तान की शहरियत हासिल की है। नाज़रीन, 2015 से अब तक 7 सालों में 9,40,000 के लगभग अफराद अपनी भारतीय शहरियत छोड़ चुके हैं। भारतीय कानून अवाम को दोहरी शहरियत रखने की इजाज़त नहीं देता, चुनांचे भारतीय शहरियों को दीगर ममालिक की सिटीजनशिप जब हासिल करना होती है, वो हासिल करना चाह रहे होते हैं, तो उन्हें अपनी भारतीय शहरियत से दस्तबरदार होना पड़ता है। भारतीय सरकार से अपने ही शहरियों के साथ इस नाइंसाफ़ी की वजूहात के सवालात पूछे जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की जानिब से इसकी कोई वजह नहीं बताई जा रही है। भारतीय शहरियत में मुल्क की शहरियत क्यों छोड़ रहे हैं और भारतीयों ने किस मुल्क की सबसे ज़्यादा सिटीजनशिप हासिल की है जिसके लिए भारत की शहरियत उन्होंने छोड़ी है, रिपोर्ट में जानिए। भारतीय शहरियत तर्क करने वाले भारतीयों की तादाद में हालिया अरसे में तेजी से इजाफा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की रुकन पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान ने इस सिलसिले में पार्लियामान में सवाल उठाया तो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने लोकसभा में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान भारतीय शहरियत छोड़ने वाले शहरियों के आदाद शुमार पेश कर दिए। पार्लियामेंट में पेश किए गए डाटा के मुताबिक 2019 में 1,17,000 भारतीयों ने मुल्क को छोड़ा। 2020 में ये तादाद थोड़ी कम हुई और 85,256 भारतीयों ने शहरियत तर्क की और 2021 में 1,63,000 भारतीय शहरी बैरून मुल्क जा बसे। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 2021 में भारत छोड़ने वालों में से 78,284 अफराद ने अमरीकी शहरियत हासिल की, जो भारतीय तारिकीन वतन का सबसे पसंदीदा मुल्क है। 23,533 ने ऑस्ट्रेलवी शहरियत अपनाई, जबकि 21,597 भारतीयों ने कनाडा और 14,647 ने बरतानिया की शहरियत हासिल की। रिपोर्ट में बताया गया कि 2015 से अब तक 7 सालों में 9,40,000 के लगभग भारतीय शहरी अपनी शहरियत छोड़ चुके हैं। भारतीय सरकार ने लोकसभा में इतराफ किया कि पिछले 3 बरसों में भारतीय शहरियों ने 103 ममालिक में हिजरत की। भारतीय हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक 48 भारतीय बशिंदों ने पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए मुल्क छोड़ा, जबकि तकरीबन 1,400 अफराद अपनी भारतीय शहरियत तर्क करके चीन चले गए। गुज़िश्ता 3 साल के डाटा के मुताबिक 7,040 अफराद सिंगापुर गए, 3,754 स्वीडन में आबाद हो गए, जबकि 170 भारतीयों ने बहरीन की शहरियत इख्तियार कर ली। इटली, जर्मनी और स्पेन जैसे यूरोपीय ममालिक में भी गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान मकामी शहरियों के तौर पर हजारों भारतीय नजाद अफराद मुस्तकिल आबाद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करने के पीछे समाजी, इक्तिसादी और मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों में वसी पैमाने पर मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। आम तौर पर दुनिया भर में लोग बेहतर हालात जिंदगी और रोजगार के मौके के सबब अपने अपने आबाई ममालिक छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि मोदी सरकार की पॉलिसियां और भारत में बढ़ता अदम तशद्दुद भी इसकी वजूहात में से एक है। वजूहात में से एक क्या है ये तो आपने जाना, वहाँ बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त वहाँ बढ़ती हुई और फिर वहाँ बढ़ता हुआ तशद्दुद। ज़ाहिर है अदम बर्दाश्त इसकी वजह से जो है, लेकिन कुछ और वजूहात हम जानेंगे। उस्मान फारूक साहब से, तज्जियाकार हैं, मुझे मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान फारूक साहब। वालेकुम सलाम। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा उस्मान साहब, जब भारतीय वज़ीर बराए मुमलिकत से पूछा गया कि इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जो हैं वो यहाँ की शहरियत क्यों तर्क कर रहे हैं, कुछ और ममालिक की सिटीजनशिप क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में तो हुकूमत को कुछ बताया ही नहीं गया है। क्या वाक़तन किसी मुल्क की हुकूमत जो है इस तरह के इतने बड़ी तादाद में लोगों के सिटीजनशिप छोड़ जाने से लाइल्म रह सकती है, या जानबूझ के कुछ ऐसे हालात की वजह से लोग जा रहे हैं जिन पर वो बात नहीं करना चाह रहे थे? एक्चुअली देखिए, जो हिंदुस्तान की हुकूमत है वही बुनियादी वजह है जिसकी वजह से जो भारतीय शहरी हैं वो अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। बीजेपी एक इंतहा पसंद जमात है। नॉर्मली होता ये है कि जो दुनिया के आम ममालिक हैं वहाँ पे ऐसी इंतहा पसंद जमातें हुकूमत में नहीं आती, लेकिन ये शायद हिंदुस्तान की बदकिस्मती और गांधी जी के मुल्क की बहुत बड़ी एक उनके लिए एक शर्मनाक बात थी कि उनकी जो मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी वो इक्तदार में आ गई। तो आपने कहा कि वो जो उनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, तो बेसिकली तो ये तो गवर्नमेंट ने बताना होता है ना कि हमारे लोग क्यों जा रहे हैं मुल्क छोड़ के। आप मुझे बताइए, जब जर्मनी में नाजी पार्टी की गवर्नमेंट आ रही थी तो यहूदी क्यों छोड़ के जर्मनी जा रहे थे? या मैं रिसेंट आपसे पूछ लेता हूं कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान की गवर्नमेंट आ रही थी तो तब अफगानी क्यों अमेरिकी जहाजों से लटक लटक कर अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे थे? और सेम रीजन
پہ اب انڈین شہری ہندوستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی وہاں پہ آپ کا خاندان محفوظ نہیں ہے, آپ کا مذہب محفوظ نہیں ہے, آپ کا کلچر محفوظ نہیں ہے, اور وہاں پہ ایسے مسلح جتھوں کی حکومت ہے جو کسی بھی وقت آپ کو کچھ بھی قرار دے کر آپ کو قتل کر دیں گے. وہاں پہ جو ریپ ہے وہ ایک نارم بن چکا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے. وہاں پہ عام اگر آپ گوشت لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ کس ٹائم اس گوشت کو گائے کا گوشت قرار دے کے آپ کو قتل کر دیا جائے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو ایسے حالات میں کوئی کیسے ایسے ملک میں رہ سکتا ہے؟ اچھا, پہلے تو عثمان ہم یہ دیکھتے تھے نا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا روا رکھا جاتا تھا, لیکن ابھی عثمان جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہوتی ہیں, ہم شیئر بھی کرتے ہیں اپنے اس شو کے اندر بھی کرتے ہیں, پی ٹی وی نیوز کے مختلف بلیٹنز میں بھی ساری چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. جو دیگر اقلیتیں ہیں ان کا جینا بھی وہاں پر دو بھر کر دیا گیا ہے. اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا موصول ہو رہا ہے اس حوالے سے, شہریت چھوڑنے والوں کے حوالے سے, اس میں سے 48 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بھارت کی شہریت کو چھوڑ کے پاکستان کی شہریت اختیار کی ہے. تو یہ تو پھر بہت واضح ہو جاتا ہے نا کہ اس میں سراسر جو اس سٹیزن شپ کو چھوڑنے کی وجہ ہے, بھارت کو چھوڑنے کی وجہ ہے, وہ صرف اور صرف وہاں پر جو حکومت کا ناروا سلوک ہے وہ ہے, اور تو کوئی اس طرح کی وجہ دکھائی دیتی نہیں ہے. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایکچولی ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں بھارتی شہری جو ہیں وہ اپنا ملک چھوڑے. 1947 میں بہت بڑی تعداد میں کشمیری جو ہیں انہوں نے مائیگریشن کی ہندوستان سے اور وہ پاکستان آ گئے. اس کے بعد جو اگلی بہت بڑی مائیگریشن ہوئی وہ 1980s کے دور میں ہوئی, جب سکھوں پہ حملے کیے گئے, آپریشن گولڈن ٹیمپل کا آپریشن انہوں نے کیا. تو بہت بڑی تعداد میں جو سکھ ہیں وہ انڈیا چھوڑ کے کچھ پاکستان آ کے آباد ہو گئے اور کچھ کینیڈا وغیرہ ایسے کنٹریز میں چلے گئے. اب کی بار یہ پھر سے ہو رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کوئی بہت بڑی تعداد میں کسی کنٹری کے شہری اپنا ملک چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ حکومتیں پریشان ہوتی ہیں, کیونکہ برین ڈرین پیدا ہو جاتا ہے. آپ کے اچھے دماغ جب آپ کا کنٹری چھوڑ جاتے ہیں, آپ کے اچھے ڈاکٹرز, آپ کے اچھے انجینئرز, آپ کے اچھے دوسرے جو شعبہ ہے زندگی کے جو لوگ ہیں, جو جب آپ کا کنٹری چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کے کنٹری میں برین ڈرین پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کوئی عقل رکھنے والے لوگ سوچتے ہیں. جدھر ہر چیز کو ہندوتوا کی اینک سے دیکھا جاتا ہے وہاں پہ ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں کی جاتی. وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے اگلے سال ہندوستان میں الیکشن اور بی جے پی کے پاس کارکردگی کے نام پر دکھانے کو کچھ نہیں ہے, کیونکہ پورا ہندوستان کی جو اکانومی ہے انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. ہندوستانی گورنمنٹ کے تمام اثاثے بک چکے ہیں, ریلوے بک چکی ہے, ان کی ایئر لائن بک چکی ہے. اب ان کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے, وہ ہے انتہا پسندی. کہ انتہا پسندی اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں عثمان, تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 16% ہے. لیکن 1947 کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے نا عثمان کہ ایک بھی مسلمان جو ہے وہ مرکزی کابینہ میں موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ پارلیمان میں بھی حکمران جماعت بی جے پی کے مسلم اراکین کی نمائندگی بالکل صفر ہے, کوئی نہیں ہے وہاں پر. اور جو مسلم رکن راجیہ سبھا کے رکن تھے ان کی مدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ امیدوار ہی نہیں بنایا گیا کسی بھی اور مسلمان کو. کیا بھارت حکومت نے خود یہ ثابت نہیں کر دیا ہے کہ ہندوتوا کی سیاست میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اور 20 کروڑ سے زائد آبادی والی سب سے بڑی اقلیت یعنی مسلمانوں کو نمائندگی دینے میں بھی اسے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں؟ تو اس طرح سے آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنلی بھی خود بدنام ہو رہی ہے مودی سرکار؟ یہ چیز اب بہت آبویس ہو چکی ہے, سب کو دکھائی دے رہی ہے یہ چیز. بالکل, اس چیز کو اگر آپ نا تاریخی پس منظر میں سمجھیں گے نا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک یا کچھ اندازوں کے مطابق 800 سال تک سب کانٹیننٹ برِ صغیر پہ حکومت کی, جبکہ برِ صغیر بنیادی طور پہ یہ ہندوؤں کا کنٹری تھا. تو جتنے بھی مسلمان بادشاہ یہاں پہ حکومت کرتے رہے ہیں ان کے پاس بڑے عہدوں پہ ہندو موجود ہوتے تھے, ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جاتے تھے. اس کے مقابلے میں کمپیریزن میں اگر آپ ہندو جو راجواڑے تھے یا جو ہندو چھوٹی چھوٹی ان کے پاکٹس تھے ہندوستان میں جدھر جدھر ان کی حکومت تھی وہاں پہ مسلمانوں کو نمائندگی نہیں دی جاتی تھی. تو یہی بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے 1000 سال تک برِ صغیر پہ حکومت کی, کیونکہ مسلمان مذہب کی بنیاد پر ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے تھے کہ یہ ہندو ہے. اگر کوئی ہندو ہے وہ ٹیلنٹڈ ہے, اس کو گورنمنٹ میں مسلم سلطنتوں میں ایک بڑی جگہ دی جاتی تھی. جبکہ ہندو 1000 سال تک کیوں غلام رہے, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی یہ تنگ نظری تھی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تنگ نظری ہے اس کو
बीजेपी दोबारा वापस लेके आ रही है, रिवाइव कर रही है, और इसका इनको नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि अच्छे और आली जो इनके दिमाग हैं, अच्छे लोग हैं, वो हिंदुस्तान छोड़ जाएंगे और सिर्फ बेवकूफ और एक कम दर्जे के सेकंड क्लास जो लोग हैं दिमागी तौर पे, वो लोग उस कंट्री में रह जाएंगे, और ऐसे ममालिक फिर तबाह होते हैं। दूसरे ममालिक आके इन पे कब्जा कर लेते हैं, टूट जाते हैं ऐसे मुल्क टूट जाते हैं। लेकिन इनके तो अपने मुआशरे का भी बहुत बुरा हाल हो गया है ना। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि भारतीय समाज में ये जो मोदी की सोच जो है ये पेनिट्रेट कर रही है। आप किसी भी हिंदू को देख लीजिए, आपने खुद जैसा कि गुफ्तगू के आगाज़ में भी कहा कि आप अगर कहीं शॉपिंग बैग में कोई गोश्त लेकर जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़, तो उस पर कोई भी आप पे शक कर सकता है, कोई भी आपको कहीं भी मार सकता है इस वजह से। तो ये जो एक आवाम के अंदर ये सारा आता जा रहा है, इंतहा पसंदी आती जा रही है, इस सारी चीज़ के भारत की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? अगर हम अभी कुछ साल के बाद यही सिचुएशन चलती रहती है तो कुछ सालों के बाद भारत कहाँ पर खड़ा होगा? देखिए, कुछ सालों के बाद भारत होगा तो खड़ा रहेगा ना, वजूद ही नहीं रहेगा एक मुआशरे का। 1.25 अरब से जायद उनकी आबादी है, वो इसी रविश पे चलते रहे। आप देखिए कि हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, वो उसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। जब किसी कंट्री में अनार्की फैलती है, खाना जंगी होती है, तो उस कंट्री के ऐसे जो एसेट्स हैं वो फिर ब्लैक मार्केटों में बिकते हैं। और जब दुनिया ये देखती है कि ऐसा होने जा रहा है, किसी कंट्री में खाना जंगी होने जा रही है या कोई मुल्क बिखरने जा रहा है, तो वो फिर इंटरवीन करती हैं, बाहर की कुव्वतें अंदर आती हैं कि दुनिया को मुमकिन किसी तबाही से बचाया जाए। तो भारत होगा तो खड़ा रहेगा ना, भारत का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मुआशरे को, और एक हुकूमत जब इस बात पे कमर बस्ता है कि वो एक मखसूस, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। जिस तरह से तहरीक चल रही हैं अलहदगी पसंदाना भारत के अंदर, सबसे बड़ी तहरीक तो खालिस्तान की है, इस तरह से और बहुत सारी छोटी तहरीक चल रही हैं, लेकिन अब वो कुव्वत पकड़ती हुए में दिखाई दे रही हैं। और आपकी बात किसी हद तक सही दिखाई देती है कि आइंदा आने वाले सालों में भारत इतने ज़्यादा टुकड़ों में बंट चुका होगा कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का उसका दावा है, ये आपको भी ख़त्म होता दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया उस्मान फारूक साहब, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे। भारत की शहरियत जो लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, 48 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शहरियत हासिल की है और उन्होंने उसके लिए भारत की शहरियत छोड़ दी है। तो ये भारत के लिए सोचने का मकाम है कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं पाकिस्तान आने के लिए, चाइना जाने के लिए, बरतानिया जाने के लिए भारत की शहरियत जो है उसको ठुकरा रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं, इराक़ की बात कर लेते हैं प्रोग्राम में। अभी हम जिसने तुर्की पर कुर्दिस्तान के इलाके में फ़ज़ाई हमले का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। इराक़ी वज़ीर आज़म है मुस्तफ़ा अल काज़मी, उन्होंने हमले को मुल्की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दे दी गई है। इराक़ के खुद मुख्तार इलाके में गुज़श्ता शब होने वाले हमले में 8 शहरी हलाक हुए थे। तुर्की ने इराक़ की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है और तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने फ़ज़ाई हमले को दहशत गर्दाना हमला करार देते हुए इराक़ी हुकूमत और आवाम से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार भी किया है। अच्छा नाज़रीन, जो वाक़ई की अब तक तहकीकात हुई है उसमें ये भी कहा गया है तुर्की की जानिब से कि वो मज़ीद पेशकश ताउन जो है उसके लिए बिल्कुल रजामंद है, ताउन करेंगे। लेकिन ईरानी हुकाम पर साथ ही साथ ये जोर भी दिया है कि वो दहशतगर्द तंजीम के प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर बयानात देने से गुरेज करें। तुर्की ने कभी भी शहरियों के खिलाफ कोई हमला नहीं किया है, ये भी उस बयान में कहा गया है। लेकिन नाज़रीन, इराक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने इस हमले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। क्या ये मामला है, कब ये हमला जो है ये प्लान किया गया था, PK की नामी जो तंजीम है ये इस हमले के बारे में क्या ज़िम्मेदारी कबूल कर रही है, नहीं कर रही है, क्यों उस पर इल्ज़ाम धरा जा रहा है, क्यों तुर्की का नाम इसमें आ रहा है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में। इराक में शुमाली इलाके में होने वाले हमले में 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाखो के जिले मेयर मुशीर मोहम्मद के मुताबिक इस वाक़े में कम अज कम तोपखाने से फेंके गए 4 गोले बाराख इलाके में गिरे। गोलाबारी से मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक इराक से है, जबकि 20 अफराद जख्मी भी हुए। इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने अपने ट्वीट में हमले में इराकी शहरियों की जिंदगी और सलामती को पहुंचने वाले नुकसान की मजम्मत की। इल्जाम आयद किया कि तुर्की ने एक बार फिर से इराक की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी की है। इराक जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है।
तुर्क वजारत खारजा ने इस फिजाई हमले को दहशत गर्दाना हमला करार देते हुए इराक से हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार किया है। इराकी हुकाम पर जोर दिया कि वो दहशत गर्द तंजीम के प्रोपेगेंडे से मुतासर होकर बयानात देने से गुरेज करें। तुर्की इस हमले की तहकीकात में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। तुर्क मीडिया के मुताबिक चावुशओगलू ने वाज़ेह किया कि शहरियों को हदफ बनाने वाले हर तरह के हमले के खिलाफ हैं। हमारा हदफ हमेशा से शाम और इराक में मौजूद दहशत गर्द तंजीमें रही हैं। तुर्की सिविलियंस की हिफाजत के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, तारीखी और सकाफती जगहों और दरख्तों के लिए गैर मामूली हसासियत रखता है। दूसरी जानब कुर्दिस्तान वाक़े के खिलाफ बगदाद में सैकड़ों अफराद ने तुर्की सफारत खाने के सामने एहतजाज किया है और मुतासिरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका ने इराक की खुद मुख्तारी पर जोर देते हुए हमले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। जर्मन नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने गुज़िश्ता अप्रैल में शुमाली इराक में पीके नामी तंजीम के खिलाफ नए हमले किए थे। इस वक्त अंकारा में ये कहकर इस ऑपरेशन का जवाब पेश किया था कि वो खुद को दहशत गर्दाना हमलों से बचा रहा है और उसे अपने दिफा का हक हासिल है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने भी पीके को दहशतगर्द तंजीमों की अपनी फहरिस्त में शामिल कर रखा है। ये ग्रुप 1984 से तुर्क रियासत के खिलाफ बगावत करता रहा है। इस तनाज़े में अब तक 10,000 जानें भी जा चुकी हैं। खित्ते में इस तंजीम की मौजूदगी के सबब इराकी कुर्दिस्तान और तुर्की के दरमियान अहम तिजारती ताल्लुकात भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अंकारा की फौजी कार्रवाइयों ने बगदाद के साथ इसके ताल्लुकात को भी पेचीदा बना दिया है। आगे बढ़ जाते हैं जी, अफ्रीकी मुल्क सूडान का रुख कर लेते हैं, जहां कबीलों के दरमियान बढ़ती मुसल्ला झड़पों को रोकने के लिए मुल्क गिर मुजाहरे जारी हैं। खर्तूम में हौसा कबीले के हक में होने वाले मुजाहरों को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। और उसके बाद अभी तक जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, साबिक हुक्मरान इत्तेहाद फ्रीडम एंड चेंज डिक्लेरेशन फोर्सेस ने ऐलान ये कर रखा है कि वो कबायली झड़पों के खिलाफ एक वसी महाज तश्कील देंगे, जो कि मुल्क में बेअमनी का बायस बन रहा है। नाज़रीन, ग्रुप के रहनुमा ने ऐलान किया कि वो 24 जुलाई को खर्तूम और कई शहरों में कबाइल के दरमियान तशद्दुद के खिलाफ वन होमलैंड सूडान के नाम से मुजाहरों का इनेकाद करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते रियासत ब्लू नील में 2 कबीलों के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर लड़ाई शुरू हुई थी, जो कि कत्लेआम में बदल गई थी। रियासत की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 105 अफराद हलाक, जबकि 246 ज़ख्मी मुसल्ला झड़पों में शदीद ज़ख्मी हैं। रियासत में इस वक्त भी सूरत हाल ख़राब है, हज़ारों अफराद दरबदर हैं। लेकिन ये सब हुआ क्यों है और इस तशद्दुद को रोका कैसे जाएगा, ख़ासतौर पर इन मुजाहरों के हवाले से क्या लाया अमल है यहाँ पर गवर्नमेंट का, ये सारी चीज़ें एक पैकेज है हमारे पास, उसमें हमने समोई हैं, आपसे शेयर करें। सूडान में कबायली झड़पों ने बदअमनी पैदा कर दी। मुसल्ला झड़पों के बढ़ते वाक़यात को रोकने के लिए मुल्क गिर मुजाहरे जारी हैं। खर्तूम में होने वाले मुजाहिरों में मुजाहिरीन ने हौसा कबीले के हक में बैनर उठा रखे थे। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के इस्तेमाल से मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया, जिसके बाद साबिक हुक्मरान इत्तेहाद फ्रीडम एंड चेंज डिक्लेरेशन फोर्सेस ने कबायली झड़पों के खिलाफ एक वसी महाज तश्कील देने का ऐलान किया है, जो कि मुल्क में नफरत को जन्म दे रही हैं। ग्रुप लीडर का कहना है कि 24 जुलाई से मुल्क भर में कबायली तशद्दुद के खिलाफ वन होमलैंड सूडान के नाम से मुजाहरे करेंगी। मुजाहिरों का ताज़ा सिलसिला सूडान की जुनूब मशरकी रियासत ब्लू नील में 2 कबीलों के दरमियान जमीनी तनाज़े के बाद मुसल्ला झड़पों से शुरू हुआ। रियासत के वजीर सेहत के मुताबिक हौसा और बर्ता कबीलों के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते से जारी मुसल्ला तसादुम में अब तक 105 अफराद हलाक, जबकि 246 के करीब जख्मी हो चुके हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है, जबकि इब्तदाई तिब्बी इमदाद के सामान की भी किल्लत है। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए रियासत में फौजी और नीम फौजी दस्ते तैनात हैं, जबकि कई इलाकों में कर्फ्यू भी नाफिज है। लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल काबू में आती दिखाई नहीं दे रही। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं, जिनमें से 14,000 अफराद रियासत के दारुल हुकूमत में 3 स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं। ब्लू नील को गवर्नर के मुताबिक ये मसला 2 माह कबल उस वक्त शुरू हुआ जब हौसा ने रियासत की इलाकाई इंतजामिया में शामिल होने का मुतालबा किया, लेकिन ब्लू नील के दीगर कबाइल पर मुश्तमिल इंतजामिया ने ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हौसा कबीला अफ्रीका के सबसे बड़ी नस्ली ग्रोहों में से एक है, जो कि हिजरत करके रियासत आए थे, लेकिन अब भी दीगर कबीले से ताल्लुक रखने वाले उन्हें बाहर वाला ही तस्लीम करते हैं। सूरत हाल पहले ही कशीदा थी, जिसके बाद 10 जुलाई को हौसा के किसानों और बर्ता कबीलों के चरावाहों में जमीन के मामले पर झड़प हुई, जिसमें
میں 2 افراد ہلاک ہونے کے بعد یہ سلسلہ دیگر علاقوں تک پھیلتا چلا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کے اس تصادم میں شامل ہونے کے بعد یہ خدشہ ہے کہ صورتحال مزید خراب ہوتی جائے گی۔ سوڈان میں قبائلیوں کے درمیان تصادم کو نئی بات نہیں، 2020 میں بعض گروپوں نے ملک گیر امن معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن اس کے باوجود سوڈان کے متعدد حصوں بشمول مشرقی ساحلی علاقوں اور مغربی علاقوں میں 2 متحارب گروہوں کے درمیان وقفے سے مسلح جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ رواں سال اپریل میں دارفور صوبے میں خونی تصادم میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سوڈان میں گزشتہ سال فوجی بغاوت اور ملک پر قبضے نے ملک میں حفاظتی خلا پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے قبائلی تشدد میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب جی پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں افغانستان کی، جہاں 95% آبادی کو مناسب خوراک نہیں مل رہی ہے۔ جی ہاں، 95% ایسے لوگ ہیں جنہیں یہاں پر مناسب خوراک نہیں مل رہی ہے۔ وہ خوراک جو ایک عام انسان کے زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ خوراک، مناسب خوراک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں مل رہی ہے۔ ہاں، جو زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، وہ تو کہیں نہ کہیں سے وہ حاصل کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو 95% افراد ہیں نا جنہیں مناسب خوراک نہیں مل رہی ہے، اس میں خواتین کے زیر کفالت گھرانوں کی شرح تقریباً 100% ہے۔ یعنی وہ گھرانے جن کی سربراہ جو ہیں وہ کوئی خاتون ہے، وہ اپنے بچے پال رہی تھیں یا وہ اپنے مفلس اور بوڑھے ماں باپ کو پال رہی تھیں، اپنی فیملی کو پال رہی تھیں، ان کی شرح تقریباً 100% ہے جو 3 وقت کا پراپر کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہ جو بھوک اور افلاس ہے نا، اس میں اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کہ افغان خاندانوں کو خطرناک اقدامات اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس اضافے نے مہنگائی اور غربت سے تنگ افغانیوں نے منشیات کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ اب نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نشے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو نہ آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوگی، نہ آپ کو بھوک لگے گی، نہ آپ کو اپنے گھر والوں کی کوئی ٹینشن رہے گی، نہ آپ کو کوئی اس طرح سے آپ کے دماغ میں کوئی سوچیں آئیں گی۔ تو انہیں آسان حل یہ لگتا ہے، حالانکہ یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی بہتر چوائس نہیں ہے، اچھی چوائس نہیں ہے، لیکن پھر بھی افغانیوں کے پاس کچھ اور کرنے کو چونکہ بچا نہیں ہے تو ان کے پاس ایک یہی راستہ رہ جاتا ہے جس کو اختیار کرنے پر وہ مجبور ہیں۔ اگرچہ افغان طالبان نے اقتدار میں آنے کے بعد سے پوست کی کاشت کے جو پابندی لگا رکھی ہے، اس کے باوجود ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں اور چوراہوں پر ایسے افراد بھی ملتے ہیں جن کو شاید غربت اور تنگ دستی نے نشے میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہیں نہ کچھ اپنا پتہ ہے اور نہ ہی اپنے ارد گرد کے حالات کا کچھ اندازہ ہے، اور شاید وہ اندازہ رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نشے کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس پر ہم یقیناً ایک پروگرام میں ڈیٹیل ڈسکشن بھی کر رہے ہوں گے، کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی گیسٹ کو بھی اس پر لیں۔ کچھ مناظر میرے خیال میں پکچرز کی صورت میں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، میں چاہوں گی اگر میرے پروڈیوسرز کو پلے کر دیں، ہم آپ کو دکھا سکیں کہ اس میں سچویشن کیا ہے۔ کچھ ایسی تصاویر ہمارے پاس آ رہی ہیں جن میں لوگ جو ہیں وہ ڈرگس کے اوپر ہیں۔ اب ٹھیک ہے جی، یہ تصاویر ہمارے پاس ایک ریل کی صورت میں آپ کو دکھاتے ہیں۔
یہ کہیں بہت دور کے مناظر نہیں ہیں, ہمارے بالکل پڑوس کے مناظر تھے. ریہیب سینٹرز جو ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگ موجود ہیں, کس طرح سے ان کا نشہ چھڑانے کی ان سے کوشش کی جا رہی ہے, اور کس طرح سے ان کے بھائی جو ہیں, بچے جو ہیں, ان کو تلاش کر رہے ہیں اپنے پیاروں کو. وقت ہمارے پاس کم ہے, میری پروڈیوسر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.